बेंजीन 6C6H6 एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक ज्ञात मानव गैसरजन जिसे वाष्पशील कार्बन यौगिक VOC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक ज्ञात मानव गैसरजन जिसे वाष्पशील कार्बन यौगिक VOC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख स्रोत क्या है? आउटडोर यानी कि बाहरी वाहन उत्सर्जन, तेल रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र और गैसोलीन वाष्पीकरण। इंडोर आंतरिक तंबाकू का धुआं। प्राथमिक स्रोत पेंट, वार्निश, गोंद, डिटर्जेंट और सिंथेटिक सामग्री से ऑफ गैसिंग। तो इंडोर क्या है? तंबाकू का जो धुआं होता है प्राथमिक स्रोत है। पेंट से जो गंध आती है पेंट करवाने पर वो होता है। वार्निश करवाने पर भी होता है। गोंद के डिब्बे को खोलते ही जो गंध आता है वो होता है डिटर्जेंट से। और सिंथेटिक सामग्री ऑफ गैसिंग से क्या होता है? इंडोर बेंजीन है। ये क्या है? इंडोर बेंजीन है। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव अल्पकालिक उनिंदापन, चक्कर आना, सिर दर्द, आँखों, त्वचा और श्वसन पथ में जलन होना। और दीर्घकालिक में क्या है? अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचा सकता है, एनीमिया का कारण बन सकता है, एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया AML जैसे कैंसर का कारण बन सकता है। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जैसे जो कैंसर का कारण बन सकता है। विनियमन क्या है? भारत में अन्य प्रदूषकों के साथ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत इसकी निगरानी की जाती है। तो क्या की जाती है? भारत में अन्य जो प्रदूषक होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के तहत इसकी निगरानी की जाती है। इससे कौन सा कैंसर होता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया नामक कैंसर हो सकती है। तो हो सकती है। स्टील स्लैग क्या है? पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने का एक उप उत्पाद। क्या है? जो पिघले हुए स्टील है उसको अशुद्धि से अलग करने का क्या है? एक उप उत्पाद है स्टील स्लैग, जो कैल्शियम सिलिकेट, चूना और अन्य ऑक्साइड से भरपूर होता है। तो ये क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट होता है, चूना होता है और अन्य ऑक्साइड होता है। दो प्रमुख प्रकार का ब्लास्ट फर्नेस BF स्लैग और स्टील मेकिंग LD स्लैग। क्या है? ब्लास्ट फर्नेस BF और ब्लास्ट फर्नेस का दो प्रकार का होता है स्टील स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस BF और स्लैग और स्टील मेकिंग LD स्लैग होता है। निर्माण सामग्री क्या है? सड़क हो गया, राजमार्ग या फिर रेलवे गिट्टी के निर्माण में एक टिकाऊ एग्रीगेट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है? सड़क हो गया, राजमार्ग हो गया या फिर रेलवे की जो गिट्टी के निर्माण में एक टिकाऊ एग्रीगेट के रूप में क्या होता है? प्रयोग होता है। भारत की पहली स्टील जो पहली स्टील स्लैग है जिसका सड़क सूरत गुजरात में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत CSIR और CRRI की एक पहल के रूप में बनाई गई थी। तो भारत की जो पहली स्टील स्लैग है उसका जो सड़क है वो सूरत के गुजरात में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत क्या किया गया था? CSIR CRRI की एक पहल के रूप में बनाई गई थी। कृषि मृदा सुधारक अम्लीय मिट्टी के pH को बढ़ाने के लिए, जो अम्लीय मिट्टी है उसकी pH को बढ़ाने के लिए क्या होता है? एक चूना कारक होता है, एक चूना के रूप में कार्य करता है। तो अम्लीय मिट्टी हो गया, उसकी pH को बढ़ाने के लिए चूना कारक के रूप में कार्य करता है, जिससे फसल की उपज में सुधार होता है। तो क्या होता है? इससे फसल की उपज में सुधार होता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे आवश्यक पादप पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करता है। तो ये क्या करता है? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सिलिकॉन जैसे आवश्यक जो पादप पोषक तत्व होते हैं उसकी भी क्या करता है? आपूर्ति करता है। सीमेंट उत्पादन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है? पोर्ट स्लैग सीमेंट जो है उसके निर्माण में क्या करता है? उपयोग किया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। तो कार्बन फुटप्रिंट को क्या करता है? कम करता है सीमेंट उद्योग के। यह क्लिंकर के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करता है जो सीमेंट का सबसे अच्छा ऊर्जा गहन घटक है। तो ये क्लिंकर की जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं और ये क्या है? सीमेंट का ऊर्जा गहन का घटक है। तो क्वेश्चन क्या था? इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो आधार सड़क के निर्माण के लिए बिल्कुल, कृषि मृदा के सुधार के लिए ये भी है क्योंकि अम्लीय जो मृदा है उसको सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? एक गिट्टी के जैसे होता है, छोटा सा, मतलब ये टुकड़ा होता है जिसका सीमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या किया जाता है? सीमेंट में यूज़ किया जाता है। तो आंसर होगा 1, 2 और 3। आंसर क्या होगा? डी होगा। 1, 2 और 3 आंसर क्या होगा? डी होगा। कथन विश्लेषण इसकी उच्च शक्ति कथन एक सही है। इसकी उच्च शक्ति, स्थायित्व और बंधनकारी गुण इससे सड़क के आधार के लिए एक उत्कृष्ट एग्रीगेट बनाते हैं। कथन 2 ये भी सही है। मिट्टी की अम्लता को ठीक करने के लिए एक चूना कारक के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम और सिलिकॉन जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। तीसरा, इसकी रासायनिक संरचना सीमेंट क्लिंकर के समान है जो इसे स्लैग या सीमेंट के उत्पादन के लिए मूल्यवान कच्चा माल बनाती है। तो क्या करता है? मूल्यवान कच्चा माल बनाती है सीमेंट के उत्पादन के लिए।
मूल अवधारणा क्या है? स्टील स्लैग इस्पात धातु इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक क्या है? उप धातु है, उप उत्पाद है। इसकी संरचना जो कैल्शियम सिलिकेट और चूना जैसे ऑक्साइड से भरपूर होती है, इसे अद्वितीय गुण प्रदान करती है। यह उच्च चूना सामग्री उससे कृषि चूने के समान अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने में प्रभावी बनाती है। इसकी कठोर क्रिस्टलीय संरचना उत्कृष्ट यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, जो इसे सड़क निर्माण के लिए एक बेहतर एग्रीगेट बनाती है। इसके अतिरिक्त इसके सीमेंट सदृश गुण इसे सीमेंट उत्पादन में क्लिंकर के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इससे स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और CO2 उत्सर्जन कम होता है। तो क्या होता है? आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग होता है, जिससे कि है इसकी स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और CO2 उत्सर्जन कम होता है। तार्किक उन्मूलन शिक्षित अनुमान यह जानना कि फ्लाई ऐश जैसे उद्योग उप उत्पादों का उपयोग सड़कों और सीमेंट में किया जाता है, कथन 1 और 3 को अत्यधिक संभावित बनाता है। यह विकल्प CD तक सीमित कर देता है। कस्तूरी मृग आवाज़ भारत के उच्च ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। आयुसीन स्थिति यह क्या है? संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। मुख्य विशेषता क्या है? नर के पेट में एक थैली में स्थित एक कस्तूरी ग्रंथि यानी कि कस्तूरी फली होती है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य स्थान पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड। कौन सा? पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड। तो पिथौरागढ़ जिला में है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कस्तूरी मृग उसके आवास के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य क्या है? पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है। विशेष रूप से इस कस्तूरी जो मृग होता है उसके आवास के संरक्षण के लिए किया गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। तो उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड है, वहाँ भी क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड है, जिसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। पारिस्थितिकी तंत्र उच्च ऊंचाई वाला पारिस्थितिकी तंत्र। गंगा नदी का स्रोत गौमुख हिमनद। गंगा नदी का स्रोत है गौमुख हिमनद। यह हिम तेंदु जैसी अन्य उच्च ऊंचाई वाली प्रजातियों का घर है। तो यह क्या है? हिम तेंदुए जैसी जो अन्य उच्च ऊंचाई वाली प्रजातियों का घर है। गलत स्थान किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश की जो तराई बेल्ट में दुधवा टाइगर रिजर्व है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम की हिमालयी तलहटी में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर जैसी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। तो गलत स्थान कौन सा है? किशनपुर का। ये कहाँ है? वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश की तराई बेल्ट में दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए है। किशनपुर वन्यजीव किसके लिए है? टाइगर रिजर्व के लिए है, दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए है। मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? असम की हिमालयी तलहटी में स्थित एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो पिग्मी हॉग और गोल्डन लंगूर जैसे प्रजातियों के लिए जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावित स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये तो है ही, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये बिल्कुल भी नहीं है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है। तो आंसर होगा 1 और 2। ए होगा आंसर। क्या होगा? ए होगा आंसर। क्या होगा? ए होगा। अब कथन क्यों सही है? पहला सही है, उत्तराखंड में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से कस्तूरी मृग अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। 2 भी सही है, उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग के लिए आवश्यक उच्च ऊंचाई वाला हिमालयी आवास प्रदान करता है। तो ये दोनों सही है। कोयला दहन से प्रदूषण गैसीय सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कणकीय पदार्थ फ्लाई ऐश, कालिक और अन्य निलंबित कण यानी कि PM 2.5, PM 10, भारी धातुएं पारा, शीशा, आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम कोयले की राख में मौजूद होते हैं। तो कोयले की राख में क्या है? ये सब मौजूद होते हैं। भारतीय कोयले की विशेषता क्या है? उत्पत्ति अधिकतर गोंडवाना निक्षेप लगभग 98% और कुछ तृतीयक निक्षेप होता है। गुणवत्ता क्या है? उच्च राख सामग्री 35 से 45% होता है, कम सल्फर सामग्री होता है और कम कैलोरी माना जाता है। तो इसमें क्या है? उच्च राख सामग्री 35 से 45% है, कम सल्फर सामग्री जो है वो कम होती है और कम कैलोरी भी होती है। निहितार्थ क्या है? इससे राख निपटान की बड़ी समस्या होती है और बिजली उत्पादन में दक्षता कम होती है। तो राख ज़्यादा होता है तो इसीलिए बिजली उत्पादन में दक्षता भी कम है। कोयले की राख का प्रबंध इसमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमीनियम और आयरन ऑक्साइड होते हैं। उपयोग सीमेंट, ईंट बनाने वाले, सड़क तथा तटबंधों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो जो राख बचता है जिसमें सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड होते हैं उसमें क्या करते हैं? उसी का सीमेंट बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, सड़क तथा तटबंध जो होता है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नीति क्या है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश का 100% उपयोग अनिवार्य कर दिया है। तो जो भी फ्लाई ऐश मतलब जो भी राख बचेगा उसका जो है 100% पूरा 100% क्या हो गया? उसका अनिवार्य कर दिया गया है। उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESPS कणकीय पदार्थ और फ्लाई ऐश को पकड़ने के लिए, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए और सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन क्या है? कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और
पारद अंतर्विष्ट होते हैं। आर्सेनिक, सीसा और पारद क्या होते हैं? अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो ये तो सही है। कोयला संचालित जो विद्युत संयंत्र होते हैं इसमें पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित तो होते ही हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो हाँ, भारतीय कोयले में क्या है? राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 2 और 3 तीनों सही है, शायद डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब तीनों कैसे सही हैं? पहला सही है, कोयले की राख जो कोयला धन का एक उप उत्पाद है। इसमें आर्सेनिक, सीसा और पारा सहित कई जहरीली भारी धातुएं होती हैं। दूसरा भी सही है, कोयला जलाने से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx निकलते हैं जो अम्लीय वर्षा और जलवायु प्रदूषण प्राथमिक कारण बनता है। तीसरा क्या है? ये भी सही है, भारतीय कोयला जो मुख्य रूप से गोंडवाना मूल का है अपनी उच्च राख सामग्री और कम कैलोरी मान के लिए जाना जाता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले के दहन से कई प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। ठोस अवशेष जिसे कोयले की राख फ्लाई ऐश के रूप में जाना जाता है, इसमें आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसी जहरीली भारी धातुएं होती हैं जो मिट्टी और पानी के लिए खतरा पैदा करती है। गैसीय उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल है जो अम्लीय वर्षा, स्मॉग और श्वसन संबंधी बीमारियों में योगदान करते हैं। भारतीय कोयले की एक प्रमुख विशेषता इसकी उच्च राख सामग्री और कम ऊर्जा उत्पादन कैलोरी माना है, जिसका अर्थ है कि समान मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अधिक मात्रा में कोयला जलाना पड़ेगा, जिससे कुल प्रदूषण भार बढ़ जाता है। राख अधिक होता है लेकिन ऊर्जा बहुत कम होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक अधिनियम। इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। WPA 1972 की अनुसूची 1 और 2 और भाग 2 उच्चतम सुरक्षा शिकार निषेध, जैसे बाघ हो गया, सिंह पूंछ वाला मकाक हो गया, तो ये क्या है? उच्चतम सुरक्षा के लिए होता है। 1 और 2, 3 और 4 क्या होता है? ये भी संरक्षित है लेकिन दंड कम होता है। तो इसमें क्या होता है? दंड थोड़ा कम होता है, संरक्षित किया जाता है। और 5 क्या होता है? वर्मीन माने जाने वाले जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे कि कौवा हो गया, फल चमगादड़ हो गया। और अनुसूचित 6 निर्दिष्ट स्थानिक पौधों की खेती और व्यापार को नियंत्रित करता है। तो जो है पौधे हो गया या खेती हो गया उसके व्यापार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। निर्दिष्ट पौधे मतलब अनुसूचित 4 में, अनुसूचित 6 में क्या होता है कि इसका प्रमुख प्रतिबंध क्या होता है? निर्दिष्ट जो पौधे होते हैं उसको तोड़ने, उखाड़ने, रखने, बेचने और परिवहन पर रोक होता है। यानी कि 6वां में क्या है? पौधों के बारे में बताया गया है। इन गतिविधियों के लिए मुख्यतः वन्यजीव वार्डन से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पिक्चर प्लांट, निपेंथिस खासियान, ब्लू बॉन्ड, रेड वांडा, कूथ, ये सब हो गया। हालिया संशोधन 2022। तो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में ने अनुसूचियों को 6 से घटाकर 4 कर दिया है। उच्चतम सुरक्षा वाले जानवरों के लिए अनुसूची 1, कम सुरक्षा के लिए अनुसूची 2, पौधों के लिए अनुसूची 3 और साइड नमूनों के लिए अनुसूची 5 कर दिया गया है। क्या किया गया है? उच्चतम सुरक्षा वाले जो जानवर हो गया उसको अनुसूची 1 में कर दिया है 2022 में, और कम सुरक्षा के लिए 2 में कर दिया गया है। पौधों के लिए अनुसूची 3 किया गया है, और साइट जिसमें कि नियंत्रण होता है व्यापार के लिए, इसमें क्या किया है? अनुसूची 4 कर दिया गया है। तो पहला क्या था? ज़्यादा सुरक्षा के लिए 1, कम सुरक्षा के लिए 2, पौधों के लिए 3, और जिसका जो है व्यापार के लिए नियंत्रित किया जाता है तो वो कौन सा है? 4 में आएगा। अब क्वेश्चन कौन सा है? यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? अनुसूची 4 में बोला गया है, अनुसूची 4, तो उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, तभी संशोधन हो गया है। ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यह एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है, तो उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी क्योंकि वो संरक्षण में है अभी। अब ऐसा क्यों बोला गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजाति संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम अनुसूची 4 विशेष रूप से पौधों की जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने, नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने, प्राप्त करने या एकत्र करने पर रोक लगाता है। इसके अलावा यह इन पौधों के कब्जे, बिक्री, हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि ये गतिविधि पूरी तरह से वर्जित नहीं है। इन्हें मुख्य वन्यजीव वार्डन जैसे सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? पहले लाइसेंस लेंगे, उसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा। नीति का लक्ष्य एथेनॉल सम्मिश्रण। यह नीति पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से पहले 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। तो एथेनॉल संरक्षण जो होता है ये 20% जो जिसे एथेनॉल को पेट्रोल में 20% मिलाया जाता है, तो लक्ष्य को 2030 से पहले 2025 तक क्या कर लिया गया है? प्राप्त कर लिया गया है। तो 1G इथेनॉल गन्ना, चुकंदर, कसावा, क्षतिग्रस्त अधिशेष खाद्यान्न। 2G इथेनॉल क्या है? सेल्यूलोसिक बायोमास जैसे कि खोई, चावल की पुआल, बांस, ये सब हो गया। बायोडीजल अखाद्य तिलहन, जट्रोफा, करंजा, प्रयुक्त खाना पकाने का तेल, UCO और पशु वसा, ये क्या है? बायोडीजल है। तो 1G में क्या है? गन्ना हो गया, चुकंदर, कसावा, क्षतिग्रस्त अधिशेष खाद्यान्न होता है। 2G क्या है? सेल्यूलोसिक बायोमास होता है, खोई हो गया, चावल हो गया, ये सब। और बायोडीजल क्या है? पशु वसा होता है, प्रयुक्त खाना पकाने वाला तेल हो गया, खाद्य तिलहन हो गया, जट्रोफा, करंजा, ये सब। तो खाद्य सुरक्षा उपाय नीति केवल राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC के अनुमोदन से अधिशेष खाद्यान्नों को एथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति देती है। तो ये खाद्य सुरक्षा उपाय में क्या बता रहे हैं? राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति जो है
NBCC। तो ये क्या करता है, अधिशेष खाद्यान्नों को एथेनॉल में परिवर्तन करता है। तो जो खाद्यान्न है उसको एथेनॉल में क्या करता है, परिवर्तित कर देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खाद्य सुरक्षा कोई समझौता नहीं है। तो इसमें अनुमति प्राप्त किया जाता है पहले एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए। नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो जो पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया मंत्रालय, इस नीति के कार्यान्वयन के लिए क्या है, नोडल मंत्रालय है। क्वेश्चन क्या है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो भारत की जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कच्चे माल के रूप में होता है। तो वो पूछ रहा है कच्चे माल का रूप में जैव ईंधन के लिए किसका उत्पादन किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था, कसावा तो है ही, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर। तो चुकंदर, आलू, इन सब के बारे में तो नहीं बोला गया है। मूंगफली जो बोला गया जिससे तेल निकलता है उसका, या फिर क्षतिग्रस्त गेहूं के जो दाने हो गया वो कसावा वो हो गया। कुल्थी क्या है, हॉर्स ग्रेम होता है। तो इन सब चीज़ से क्या बनाया जाता है, E20 बनाया जाएगा। आंसर देखते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तीसरा तो होगा ही, पहला होगा, तीसरा होगा, कसावा तो होगा ही। तो पहला जिसमें है वो तो आएगा। तो आंसर होगा एक, 1, 2, फिर 5 आएगा, सड़ा हुआ आलू और चुकंदर। तो जो एक है, मतलब जैसे कि कसावा हो गया वो आएगा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने आएगा, और कुल्थी नहीं आएगा, मूंगफली के बीज भी नहीं आएगा। बीज को क्या करेंगे, उसके तेल का उपयोग किया जाता है। तो मूंगफली के तेल भी नहीं आएगा, कुल्थी भी नहीं आएगा। 5 आएगा, सड़ा हुआ आलू और चुकंदर। और चुकंदर, इन सबसे क्या बनाया जाएगा, गैस बनाया जाएगा। तो पहला सही है, कसावा एक स्टार्च युक्त सामग्री है जिसकी नीति के तहत 1G एथेनॉल उत्पादन के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति है। तो इसके लिए तो अनुमति है ही। दूसरा भी सही, नीति मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न जैसे कि क्षतिग्रस्त गेहूं के उपयोग की अनुमति देती है। तीसरा गलत है, मूंगफली के बीज खाद्य तिलहन है। नीति खाद्य बनाम ईंधन के टकराव से बचने के लिए खाद्य तिलहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। तो ये नहीं होगा। चौथा भी नहीं होगा, कुल्थी एक खाद्य दाल है। कुल्थी क्या है, एक खाद्य दाल है जो प्रोटीन का एक प्राथमिक स्रोत है। खाद्य दाल है जो कि प्रोटीन का एक प्राथमिक स्रोत है। इसे जैव ईंधन के रूप में फीड स्टॉक के रूप में नामित नहीं किया गया। तो कुल्थी एक खाद्य दाल है जो प्रोटीन का एक प्राथमिक स्रोत है। इसे जैव ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में क्या नामित नहीं किया गया है। तो पांचवा सही है, सड़े हुए आलू एक स्टार्च युक्त सामग्री है। सड़े हुए आलू क्या है, एक स्टार्च युक्त सामग्री है जो भोग के लिए अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त उपज की श्रेणी में आते हैं। और चुकंदर एक चीनी युक्त सामग्री जिसका एथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। मूलाधारणा क्या है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का उद्देश्य कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना है। इस एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार करती है और इन्हें वर्गीकृत करती है। पहली पीढ़ी थी 1G के जैव ईंधन में चीनी युक्त सामग्री जैसे कि गन्ना रस, चुकंदर, और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे कसावा, क्षतिग्रस्त खाद्य गेहूं, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग होता है। यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन से एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्नों के उपयोग की अनुमति देते हैं। बायोडीजल के लिए यह अखाद्य तिलहन और प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल के उपयोग पर जोर देती है, जिससे खाद्य स्रोत को परिवर्तित न करके भोजन बनाम ईंधन से बचा जा सके। लिखित में से कौन सा कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो स्वचालित वाहन, जो निष्कासित पदार्थ होता है, तंबाकू का धुआं भी है, लकड़ी का जलना नहीं लिखा था, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग ये भी है, पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो कौन कौन सा है, स्वचालित वाहन तो है, तंबाकू भी है। तो ये 1 और 2 तो हो गए। रोगन की लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, तो 1 और 2, तो आंसर होगा पहला, 1, 2, 3 होगा। लकड़ी का जलना, तो ये भी क्या है, बेंजीन प्रदूषण माना गया है। क्या माना गया है, बेंजीन प्रदूषण माना गया है। बेंजीन प्रदूषण माना गया है। तो पहला कौन था, स्वचालित वाहन से, तंबाकू से और लकड़ी के जलन से क्या होता है, बेंजीन प्रदूषण माना जाता है। पहला सही है, बेंजीन कच्चे तेल और गैसोलीन का एक प्राकृतिक घटक है। तो बेंजीन क्या है, जो कच्चे तेल होते हैं, गैसोलीन का एक प्राकृतिक घटक है। ऑटोमोबाइल निकास के माध्यम से निकलता है। तो ऑटोमोबाइल निकास के माध्यम से क्या होता है, निकलता है। तंबाकू का धुआं धूम्रपान करने वालों और न करने वाले दोनों के लिए इंडोर बेंजीन जोखिम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो करते हैं उनको तो होता ही है, साथ में जो नहीं करते उनको भी ये होता है। तीसरा भी सही है, फायर प्लेस और लकड़ी के स्टोर में लकड़ी के अधूरे दहन से बेंजीन और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। चौथा, लकड़ी के फर्नीचर पर इस्तेमाल होने वाले पेंट, लैकर और वार्निश में विलायत होते हैं जो बेंजीन उत्सर्जित कर सकते हैं। तो चौथा भी सही है। और पांचवा, बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रेजिन और पॉलीयूरेथेन जैसे सिंथेटिक, जो बेंजीन का उपयोग करते हैं वो प्लास्टिक, रेजिन और पॉलीयूरेथेन जैसे सिंथेटिक फाइबर के उत्पादन में एक अग्रदूत के रूप में किया जाता है।
मूल अवधारणा क्या है? तो इसकी मूल अवधारणा है बेंजीन एक अत्यधिक ज्वलनशील और रंगहीन तरल है जिसमें मीठा गंध होता है। तो बेंजीन क्या है? अत्यधिक ज्वलनशील और रंगहीन तरल है जिसमें क्या होता है? गंध होता है, जिसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC कहा गया है। यह एक सुस्थापित मानव कैंसरजन यानी कि कार्सिनोजेन है जो मुख्य रूप से रक्त निर्माण प्रणाली को प्रभावित करता है। तो इसमें मानव कैंसरजन कार्सिनोजेन है जो क्या करता है? रक्त निर्माण की प्रणाली को क्या करता है? प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया का उत्सर्जन गैसोलीन स्टेशन और ऑटोमोबाइल निकासी प्रमुख है। तो जो ऑटोमोबाइल है उसकी निकासी का प्रमुख है। व्यक्तिगत जोखिम के लिए इंडोर स्रोत अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो व्यक्तिगत जोखिम होता है उसके लिए इंडोर स्रोत जो है अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें तंबाकू का धुआं हो गया, पेंट हो गया और चिपकने वाले पदार्थ जैसे कि निर्माण सामग्री से ऑफ गैसिंग, लकड़ी जलाना और बेंजीन व्युत्पन्न रसायनों से बने उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं। तो आंसर कौन सा होगा? 1, 2 और 3 बोला गया है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कथन 1, 2 और 3 दहन से संबंधित प्रदूषण के सामान्य ज्ञात स्रोत हैं। तो हमने पहले 1, 2 और 3 देखा था, वो सच में जलने वाला था जो कि लकड़ी हो गया और क्या हो गया था? सिगरेट या फिर कुछ था ना, जिसके कारण तो यह विकल्प ए और डी को संभव्य बनाता है। मुख्य बात कथन 4 और 5 का मूल्यांकन करना है। यह जानते हुए कि कोई आधुनिक घरेलू वस्तुएं जैसे कि पेंट हो गया, वार्निश और प्लास्टिक VOC छोड़ते हैं और बेंजीन एक प्राथमिक या शिक्षित VOC है। यह मान लेना तर्कसंगत है कि वार्निश किए गए फर्नीचर और पॉलीयूरेथेन उत्पाद भी स्रोत हैं। यह शिक्षित अनुमान सीधे विकल्प डी की ओर ले जा रहा है। तो आंसर हो गया 5 सही है। भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिका एक कीस्टोन प्रजाति है जिसकी एक जटिल सामाजिक संरचना है। झुंड मातृसत्तात्मक है। तो भारतीय हाथी जो एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है ये क्या है? कीस्टोन प्रजाति है। ये क्या है? एक कीस्टोन प्रजाति है। इसकी एक जटिल सामाजिक संरचना है। ये क्या होते हैं? झुंड में जो मातृसत्तात्मक होते हैं यानी कि जो फीमेल हाथी होती है वो क्या होता है? वो नेतृत्व करता है जिसमें संबंधित मादाएं और उनकी संतान शामिल होती हैं। तो इसमें क्या होती है? मादा और उनकी संतान क्या होती है? इसमें शामिल होती है जिनका नेतृत्व सबसे बड़ी मादा करती है। तो इन सब में सबसे बड़ी जो मादा होती है वो क्या करती है? इन सब का नेतृत्व करती है। यह सामाजिक व्यवस्था समूह के भीतर अस्तित्व और ज्ञान हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी प्रजनन जीव विज्ञान की विशेषता 18 से 22 महीने की बहुत लंबी गर्भधारण अवधि है। संरक्षण की दृष्टि से भारतीय हाथी को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कर्नाटक में सर्वाधिक जनसंख्या दिखाई गई है। तो हाथी की जनसंख्या कहाँ है? कर्नाटक में सबसे अधिक पाई जाती है। 2017 में हाथी जनगणना के अनुसार बताया गया है। अब सामाजिक संरचना क्या है? झुंड मातृसत्तात्मक होते हैं जिनका नेतृत्व सबसे वृद्ध मादा यानी कि मातृ प्रमुख करती है। वयस्क नर बैल आमतौर पर एकाकी जीवन जीते हैं। यह छोटे छोटे झुंड में रहते हैं। तो वयस्क जो नर होते हैं जिसको यहाँ पर बैल कहा गया है, आमतौर पर एकाकी जीवन जीते हैं। ये छोटे छोटे जो झुंड होते हैं उसमें रहते हैं। प्रजनन और गर्भकाल 18 से 22 महीने। स्थलीय स्तनपायी में सबसे लंबा। तो स्थलीय जो स्तनपायी है यानी कि ज़मीन पर जो स्तनपायी है उनमें सबसे अधिक लंबा किसका है? हाथी का गर्भकाल होता है 18 से 22 महीने। प्रसव अंतराल आमतौर पर 4 से 5 साल वर्ष होता है। तो प्रसव अंतराल मतलब ये 4 से 5 साल के अंतर में गर्भधारण करते हैं। मादाओं के लिए प्रजनन आयु लगभग 50 वर्ष तक होती है। तो मादा हाथी जो होती है उसमें प्रजनन के लिए 50 वर्ष होता है। जनसंख्या वितरण, अगर जनसंख्या वितरण देखें तो जनगणना 2017 उच्चतम जनसंख्या कर्नाटक में 6049 हाथी थे और दूसरी उच्चतम असम में थी। पहला था कर्नाटक में और दूसरा था असम में 5419 हाथी थे और तीसरी उच्चतम जो है केरल में देखी गई है। केरल में 3054 हाथी हैं। तो पहला हो गया कर्नाटक, दूसरा हो गया असम और तीसरा हो गया केरल। संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है। तो क्या है? IUCN रेड लिस्ट में क्या है? संकटग्रस्त है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची साइट्स परिशिष्ट में है।
तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची 2 में है, और जो साइट्स है उसकी परिशिष्ट 2 में है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भी 1972 में भी 2 है, और साइट्स में भी क्या है, 2 है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया है। तो 2010 में इसे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में शुरू किया गया था। तो 1972 में इनके जो है संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा हाथी करती है, सही है। हाथी की अधिकतम गर्भ अवधि 12 माह तक हो सकती है, ये भी सही है। सामान्य हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती नहीं, 50 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीवन संख्या केरल में नहीं, केरल 3rd नंबर पे है, कर्नाटक पहला है, और दूसरा क्या है, असम है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो आंसर होगा 1, ए होगा, आंसर ए होगा। 1 और 2 सही है। पहला क्यों सही है। भारतीय हाथियों के झुंड मात्र सत्तात्मक होता है, जिनका नेतृत्व पुरानी और सबसे अनुभवी मादा करती है, जिसे मातृ प्रमुख कहा जाता है, ये तो सही है। दूसरा भी सही, हाथियों का गर्भकाल किसी भी स्तनपायी जीव में सबसे लंबा होता है, जो 18 से 22 महीने तक चलता है। तीसरा गलत है, मादा हाथी लगभग 50 वर्ष की आयु तक बच्चे जन्म दे सकती है, 40 वर्ष तक नहीं। और चौथा भी गलत है, 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार हाथियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है, उसके बाद असम और फिर केरल का स्थान है। तो हाथी की सबसे अधिक संख्या कहाँ है, कर्नाटक में है, और उसके बाद असम में, फिर उसके बाद केरल में है। मूल अवधारणा। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी से होता है। कहाँ से होता है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, कर्नाटक के जो पश्चिम घाट है ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहाँ के ताल कावेरी से होता है। कहाँ से, ताल कावेरी से उसका उद्गम है, यानी कि वहाँ से वो निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, और कर्नाटक और तमिलनाडु है, वहाँ से होकर क्या होता है, उसका बहती है, वहाँ से वो बहती है। इसका बेसिन एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो जहाँ से भी यह बहती है वहाँ पर जैव विविधता हॉट स्पॉट बन जाता है। इसमें कई संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो बहुत सारा जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट तो है ही, लेकिन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक हिस्सा है उसका। काबिनी, भवानी और मोयार जैसी प्रमुख सहायक नदियाँ इन संरक्षित क्षेत्रों को अपवाहित करती है। तो काबिनी, भवानी और मोयार, ये क्या है, नीलगिरी जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, किसमें, कावेरी नदी में। और काबिनी, भवानी और मोयार क्या है, एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि उस नदी में जाकर ये तीनों नदियाँ जो है मिल जाती है, कावेरी, भवानी और मोयार। तो ये क्या है, सहायक नदी इन संरक्षित क्षेत्रों को अपवाहित करते। इसके विपरीत पापीकोंडा और राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी घाट में स्थित है। तो इसके विपरीत क्या है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और पूर्वी घाट में स्थित है। और क्या है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी बेसिन का एक अभिन्न अंग है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, गोदावरी नदी है, आंध्र प्रदेश में क्या है, गोदावरी नदी का बेसिन है। गोदावरी नदी बेसिन का एक अभिन्न अंग है, यानी कि उसी का एक अंग माना गया है। तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का बेसिन माना गया है। याद क्या क्या करेंगे इसमें से हम, कावेरी बेसिन में संरक्षित क्षेत्र। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है, काबिनी नदी द्वारा अपवाहित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान काबिनी नदी द्वारा अपवाहित है, जो कि कावेरी नदी का बेसिन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, काबिनी और मोयार नदी द्वारा अपवाहित। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काबिनी और मोयार नदी का अपवाह से है, काबिनी और मोयार नदी अपवाहित। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काबिनी और मोयार नदी द्वारा अपवाहित। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है, पश्चिम और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। तो जो पश्चिम और पूर्वी घाट है वहाँ के संगम जहाँ पर वो मिलता है वहाँ पर स्थित है सत्यमंगलम। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल। तो वायनाड जो है वन्य जीव अभयारण्य है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। क्या है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ही एक हिस्सा है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। बांदीपुर और वायनाड से सटा हुआ क्या है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है।
और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की पापी पहाड़ियों में स्थित है। तो जो आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट है उसकी पापी पहाड़ियों में स्थित है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्या है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यह 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यह 1986 में भारत का पहला नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई और वायनाड शामिल है। तो इसमें नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, मुदुमलाई, वायनाड शामिल है, जो एक बड़ा सन्निहित संरक्षण परिदृश्य बनाते हैं। प्रमुख पश्चिम प्रवाही बनाम पूर्वी प्रवाही नदी, प्रमुख नदियों जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को उन राज्यों के साथ मैप करना महत्वपूर्ण है जिनसे वह बहती है और उनके साथ पर स्थित महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र होते हैं। तो प्रमुख नदी कौन सा है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन राज्यों के साथ मैप महत्वपूर्ण है, वे बहती है, उनके तट पर स्थित महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 1 2 3 4, 1 3 4 और डी है 1 2 3 4। तो सी होगा आंसर 1 3 4, 1 3 4 होगा। सत्यमंगलम बाघ संरक्षित क्षेत्र और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है तो 1 3 4 वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी में आता है। तो 1 3 4 होगा। कथन एक सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और कावेरी के प्रमुख सहायक नदी साबित हो सकती है, होकर बहती है। दूसरा गलत है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी है उसी के तट पर स्थित है, कावेरी के तट पर नहीं है। ये क्या है, गोदावरी के तट पर स्थित है पापीकोंडा। तीसरा सही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। यह कावेरी की सहायक नदी मोयार नदी द्वारा अपवाहित है। और चौथा, केरल में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य काबिनी नदी द्वारा अपवाहित होता है, जो कावेरी की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आंसर होगा 1 3 और 4 होगा। श्रीलंकन फ्रॉग माउथ दक्षिण पश्चिम भारत और श्रीलंका के जंगलों में पाए जाने वाला एक दुर्लभ निशाचर यानी कि रात में जगने वाला पक्षी है। इसे हिंदी में कभी कभी फ्रॉग माउथ ही कहा जाता है, जिसका अर्थ है मेढक जैसा मुंह। यह एक कीटभक्षी पक्षी है जो छलावरण में माहिर है। क्या है, छलावरण में माहिर है। दिखावट, यह अपनी चौड़ी चोंच और मेढक जैसे विशाल मुंह के कारण पहचाना जाता है। इसके पंख भूरे धब्बेदार होते हैं जो इसे सूखी टहनियों जैसा दिखाते हैं, जिससे छलावरण में मदद मिलती है। आदतें, यह रात में सक्रिय निशाचर होते हैं और मुख्य रूप से कीड़ों का शिकार करते हैं। ये पश्चिमी घाट और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। ये पक्षी दिन के समय शाखाओं पर स्थिर बैठकर आराम करते हैं। इस दुर्लभ पक्षी को केरल के चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखे जाने बाद यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। ये पक्षी कौन सा है, एक बार देखते हैं हम। ये पक्षी का इमेज देख लेते हैं। ये है वो पक्षी। ये पक्षी का मुंह जो है बड़ा सा होता है मेढक जैसे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सिलोन फ्रॉग माउथ बोला जाता है। इसलिए इसे सिलोन फ्रॉग माउथ कहा जाता है। इसमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, इसका मुंह जो है बड़ा सा होता है मेढक के जैसे, इसलिए इसे सिलोन फ्रॉग माउथ कहते हैं। और ये पश्चिम घाट के, भारत के जो पश्चिम घाट है वहाँ पर देखे जाते हैं। ये कहाँ देखे गए हैं, भारत के पश्चिम जो घाट है वहाँ पर देखे गए हैं। और ये श्रीलंका में भी पाया जाता है, ये श्रीलंका में भी पाया जाता है। रात्रिचर पक्षी है, रात में जगता है और छलावरण के लिए जाना जाता है। एक टूटी हुई शाखा जैसा दिखता है, ये शाखा जैसे दिखता है, इसका कलर भी वैसे ही है, टूटी हुई शाखा जैसे इसका कलर भी है। पर स्मिथ बार्बेट भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक छोटा 17 सेंटीमीटर जीवंत हरा पक्षी है, जो अपने माथे पर लाल धब्बे, पीले गले और तांबे के कारीगरी जैसे टुक टुक आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, टुक टुक आवाज़ करती है, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। माथे पर लाल धब्बे और पीले गले हैं और तांबे की कारीगरी जैसी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से फल यानी कि अंजीर खाने वाला पक्षी है, जो पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाती है। नामकरण, इसकी लयबद्ध टुक टुक आवाज़ धातु पर हथौड़ा मारने जैसी लगती है, इसलिए इसे कॉपर स्मिथ तमेरा कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉपर स्मिथ तमेरा कहा जाता है। जैसे कोई भी हथौड़ा चलाने पर, धातु पे हथौड़ा चलाने पर जैसे टुक टुक की आवाज़ आती है, ऐसा ही इसकी भी आवाज़ आती है। भौतिक रूप से यह हरा शरीर होता है, लाल माथा और छाती
लाल माथा और छाती होती है, पीला गला होता है, आँखों के चारों ओर काली धारियाँ होती हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है, जो शहरी क्षेत्रों, बागों और खुले जंगलों में रहना पसंद करता है। यह मुख्य रूप से फल आधारित है, जैसे कि अंजीर हो गया, अमरूद, जामुन, ये सब खाती हैं। व्यवहार कैसा है? वे अक्सर फलदार पेड़ों के ऊपरी हिस्सों पर अकेले या छोटे समूह में देखे जाते हैं, जो सुबह के समय धूप सेकना पसंद करते हैं। प्रजनन: यह एक गुहा घोंसला है जो मरे हुए पेड़ों के तनों में अपनी चोंच से छेद करके घोंसला बनाते हैं। अच्छा, ये अपने चोंच से छेद करके क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं मरे हुए पेड़ों पर। यह पक्षी अपनी विशिष्ट आवाज़ के कारण शहरी जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये पक्षी देख लेते हैं हम, ये पक्षी दिखना कैसा है? ये है वो पक्षी, इसके गले में और माथे में लाल कलर का धब्बा बना हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाया जाता है। और क्या है? इसकी आँखों के पास पीले कलर की धारी बनी हुई है और पीले धारी के आसपास काले रंग की धारी बनी हुई है। गले में भी पीले कलर का है। ये हरे कलर का होता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आम निवासी पक्षी है। अपनी तेज धात्विक और दोहराव वाली टुक टुक की आवाज़ के लिए जाना जाता है। जैसे किसी तांबे को पीटने पर जो आवाज़ आती है ना, टुक टुक की, ऐसे टाइप की इसकी आवाज़ होती है। और ये क्या करती है? मरे हुए पेड़ों को चोंच से क्या करती है? चोंच के द्वारा अपने लिए रहने के लिए अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। तो ये है वो पक्षी। पेरिक्रोकोटस सोलारिस कैम्पेफेगिडे परिवार का एक छोटा चमकीले रंग का पक्षी है, जो हिमालय और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के वनों में पाया जाता है। नर के गले पर ग्रे यानी कि धूसर रंग की पहचान होती है और वे लाल काले, जबकि मादा पीले रंग की होती है। ग्रे चिन्ड मिनीवेट धूसर ठुड्डी वाला मिनीवेट की प्रमुख विशेषता। वैज्ञानिक नाम है पेरिक्रोकोटस सोलारिस। आवास है 1000-2000 मीटर की ऊंचाई वाले नम पहाड़ी वनों और उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। पहचान क्या है? नर, इनके गले के हिस्से ग्रे यानी कि धूसर रंग का होता है, पेट लाल और पंख काले होते हैं। मादा, इसका रंग मुख्य रूप से पीला होता है और धूसर होता है। व्यवहार: ये अक्सर छोटे समूह में रखते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखा में कीड़े पकड़ते हैं। ये पेड़ पर ही रहते हैं और जो ऊपरी शाखा है उस पर जो कीड़े होते हैं उसे पकड़ते हैं। वितरण क्या है? भारत, विशेषकर पूर्वोत्तर, हिमालय, चीन, ताइवान, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाए जाते हैं। संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN के अनुसार यह कम चिंता वाली यानी कि लिस्ट कंजर्वेशन प्रजाति है। यह पक्षी अपने आकर्षक रंगों के लिए जाना जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों की जैव विविधता का एक हिस्सा है। तो ये क्या पक्षी अपने कलर के लिए भी जाना जाता है। नर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या है? नर है। नर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और मादा जो होती है वो पीले कलर की होती है। मादा जो है पीले कलर की होती है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये मादा ग्रे चिन्ड मिनीवेट है। यह हिमालय और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। छोटा राहगीर पक्षी बोला जाता है और वे अपने झुंड में देखे जाते हैं और इसका कलर बहुत ही अच्छा होता है। इसमें नर पक्षी जो होता है, नर, वो ऑरेंज या लाल कलर का होता है। ये नर ग्रे चिन्ड मिनीवेट है जो कि ऑरेंज कलर का या लाल कलर का होता है। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों, विशेषकर 2400 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला एक पासरीन पक्षी है। ये अपनी लाल पूंछ और नर में सफ़ेद गले के निशान के लिए पहचाने जाते हैं। इन्हें हिंदी में अक्सर सफ़ेद गले का रेड स्टार्ट ही कहा जाता है। आवास: ये पहाड़ी, नदियों, काईदार चट्टानों और अल्पाइन घास के मैदान में देखे जाते हैं। ये पक्षी सर्दियों के दौरान निचले इलाकों में पाए जाते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैचर परिवार के संबंधी हैं। इन्हें वाइट कैप्ड रेड स्टार्ट से अलग सिर्फ रेड स्टार्ट या लाल पूंछ वाली चिड़िया के संदर्भ में भी समझा जाता है। लेकिन वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट अलग पक्षी है। तो ये कौन सी पक्षी है, हमें इसे एक बार देख लेते हैं। ये है रेड स्टार्ट, वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट, वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट। ये है, ये तो कोई और पक्षी लग रहा है। वाइट रेड स्टार्ट जो पक्षी बोला गया है वो ये है।
ये क्या है, ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैप्चर परिवार में की एक पक्षी है। कौन? व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार। ये क्या करती है? हिमालय में पाई जाती है। ये एक प्रवासी प्रजाति है। क्या है? ये एक प्रवासी प्रजाति है जो कि अधिक ऊंचाई पर प्रजनन करती है। अधिक जो ऊंचाई होता है उस पर क्या करती है? प्रजनन करती है। फिर सर्दियों में निचले इलाकों में आ जाती है। तो सर्दियों में क्या करती है? निचले इलाकों में आ जाती है। सर्दियों में ये निचले इलाके पे आकर रहती है और ऊंचाई पर जाकर ये प्रजनन करती है। उल्लेखित चारों प्रजातियां सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षियों के प्रकार हैं। यह प्रश्न सीधे तौर पर भारत के पक्षी जगत के साथ उम्मीदवार की परिचितता का परीक्षण करता है, जिसे अक्सर पर्यावरणीय समाचारों या फील्ड गाइड में उजागर किया जाता है। प्रत्येक प्रजाति एक अलग परिवार से संबंधित है और पश्चिम घाट से लेकर हिमालय तक विभिन्न आवासों में रहती है, जो देश की समृद्ध पक्षी विविधता को दर्शाती है। तो इसमें क्या पूछा गया है? याद रखने वाली कौन सी बात है? सिलोन फ्रॉग माउथ भारत के पश्चिम घाट और श्रीलंका में पाए जाने वाला एक रात्रि पक्षी है। यह अपने अविश्वसनीय उछालवरण के लिए जाना जाता है। छलावरण के लिए जाना जाता है, जो एक टूटी हुई शाखा जैसा दिखाई देता है। छलावरण का मतलब ये जो है छाल के जैसा दिखता है, जैसे वृक्ष जैसे जो पेड़ है तो उसके तने होते हैं, सूखे हुए पेड़ होते हैं, उसके जैसे दिखने लगता है। और क्या होता है? टूटी हुई शाखा जैसे दिखता है, इसलिए लोग जो है इसे समझ नहीं पाते कि ये एक पक्षी है। कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के शहर और गांव क्षेत्रों में एक आम निवासी पक्षी है। यह अपने तेज धात्विक और दोहराव वाली टुक 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 आवाज़ के लिए जाना जाता है। मतलब जैसे तांबे को पीटा जाता है ना हथौड़े से, तो जिस तरह से आवाज़ आती है उसी प्रकार से इसकी भी आवाज़ होती है, टुक टुक टुक। और इसके गले में और माथे पर क्या होता है? लाल रंग की धारी होती है। आँखों के पास पीले रंग होती है और पीले रंग के आसपास जो है काले रंग का धब्बा होता है। पीटने वाले कारीगर की धातु के मारे जैसे आवाज़ होती है। ग्रे चिंड मिनी वेट हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक छोटा राहगीर पक्षी है। वे अक्सर झुंड में दिखे जाते हैं और अपने जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? ओल्ड वर्ल्ड फ्लाई कैप्चर परिवार में पक्षी की एक प्रजाति है जो हिमालय में पाई जाती है। यह एक प्रवासी प्रजाति है जो अधिक ऊंचाई पर प्रजनन करती है और सर्दियों में निचले इलाकों में आ जाती है। ये ग्रेट चिंड मिनीवेट जो है, इसमें नर जो होता है वो ऑरेंज या लाल रंग का होता है और मादा जो होती है वो पीले रंग की होती है। अब क्वेश्चन क्या है? भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है, उभयचर है। तो अभी हमने देखा था ये एक पक्षी है। बारहसिंगा भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ हिरण है, जिसे दलदली हिरण या स्वैम्प डियर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दलदली हिरण या स्वैम्प डियर भी कहते हैं। इसके सींग में 10 से 14 कभी कभी 20 तक शाखाएं होती है, इसलिए इसे बारहसिंगा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का राज्य पशु है और मुख्य रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम: इसका वैज्ञानिक नाम है रुसर्वस डुआउसेली। हिंदी अर्थ है 12 सींगों वाला हिरण। आवास कहाँ है? दलदली क्षेत्र, घास के मैदान और खुले साल के जंगल में। तो कहाँ कहाँ रहता है? दलदली क्षेत्र में रहता है, घास के मैदान में रहता है और खुले साल के जंगल में। विशेषता: इसके खुद दो भागों में विभाजित होते हैं। विशेषता: इनके खुर 2 भागों में विभाजित होते हैं, जिसे ये दलदल में आसानी से चर सकते हैं। रंग: सर्दियों में लाल भूरा और गर्मियों में फीका भूरा हो जाता है। भोजन: शाकाहारी और जलीय पौधों और घास को बहुत चाव से खाता है। संरक्षण: यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा दुधवा बाघ अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में भी देखा जा सकता है। इन्हें कान्हा का गहना भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कान्हा का गहना भी कहा जाता है। इमेज देखिए तो इसके 12 सींग होते हैं, इसलिए इसे बारहसिंगा कहते हैं। कभी कभी तो इनके 20 सींग भी हो सकते हैं। तो कभी कभी इनके 20 सींग भी हो सकते हैं। इनकी बहुत सारी सींगें होती हैं, अलग अलग वृक्षों की तरह इसकी लटाएँ निकली होती हैं इसमें। तो इसके बहुत सारे सींग होते हैं। ये जो है मादा से थोड़े से बड़े होते हैं। ये मादा से थोड़े से बड़े होते हैं और ये 20 से 30 साल तक जीवित रहते हैं। 20 से 30 साल तक क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। इनका वज़न जो है 130 के आसपास होता है।
इसका वज़न जो है 130 से आसपास होता है और अब ये लुप्त प्राय में जाते जा रहे हैं। अब इनकी संख्या कम होती जा रही है। भारतीय दलदली हिरण या बारहसिंगा रुसर्वस डुआउसेली के 3 अलग-अलग उपप्रजातियां हैं। प्रश्न हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा आरडी ब्रेंडेरी को संदर्भित करता है, जो मध्य भारत के साल वनों के कठोर सूखी भूमि के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है। यह उपप्रजाति विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसका संरक्षण एक प्रसिद्ध सफलता की कहानी है, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाई जाती है। 1970 के दशक में इसकी आबादी केवल 66 व्यक्तियों से पुनर्जीवित की गई थी। अब आर्द्र भूमि निवासी चचेरे भाइयों के विपरीत यह मुख्य रूप से घास भक्षी है, जो घास पर निर्भर रहता है। ये क्या है? घास खाता है और सिर्फ घास पर ही निर्भर रहता है। दलदली हिरण की 3 उपप्रजाति हैं। हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा आरडी ब्रेंडेरी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के लिए स्थानिक है। वेटलैंड बारहसिंगा आरडी डोआउसेली तराई क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। पूर्वी बारहसिंगा आरडी रंजीत सिंह काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ियों में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व है, यानी कि ये टाइगर रिजर्व है और हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा के लिए एकमात्र स्थान है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। IUCN के रेड लिस्ट में सुभेद वल्नरेबल में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 2 में है। साइट में परिशिष्ट 2 में है। अन्य विकल्प मानस राष्ट्रीय उद्यान में पिग्मी हॉग, हिस्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर और जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण की एक बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। तो ये क्या है? काले हिरण की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अनूपमृग बारहसिंगा की भारतीय अनूपमृग जिसे बारहसिंगा की उपप्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, ताल छपर वन्यजीव अभयारण्य। वैसे तो मानव राष्ट्रीय उद्यान में भी बारहसिंगों की रक्षा की जाती है, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बारहसिंगों की रक्षा की गई है, इसलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसमें आएगा। तो इस प्रश्न में दलदली हिरण की विशिष्ट उपप्रजाति के लिए सही संरक्षण क्षेत्र की पहचान करने की आवश्यकता है। मुख्य विशेषताएं कठोर भूमि पर पनपना और विशेष रूप से घास भक्षी होना। विकल्प ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सही है। यह पार्क बारहसिंगा हार्ड ग्राउंड उपप्रजाति रुसर्वस डुआसेली ब्रेंडेरी का एकमात्र निवास स्थान है। विकल्प बी मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है गलत है। यह पार्क पूर्वी दलदली हिरण का घर है, जो दलदली आर्द्र भूमि में रहता है, न कि कठोर भूमि में। विकल्प 3 मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य गलत है। तमिलनाडु में स्थित यह अभयारण्य दलदली हिरण का प्राकृतिक आवास नहीं है। विकल्प डी ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य गलत है। राजस्थान में स्थित यह अभयारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, न कि दलदली हिरण के लिए।